मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने लोक निगम के बारे में कुछ चर्चा की थी, उसकी परिभाषा, उसका अर्थ और उसकी विशेषताएं, उसका विकास का कारण, यहाँ तक हमने चर्चा की थी। आज उसी के आगे इस अध्याय को कंटिन्यू करते हैं। अब देखें, विभाग और लोक निगम, इन दोनों में अंतर क्या होता है। मोटे तौर पर जो विभाग बनाए जाते हैं उसमें एक मंत्री प्रभारी होते हैं। मंत्री के नीचे, कैबिनेट मंत्री के नीचे राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, संसदीय सचिव होते हैं और फिर सचिवालय स्तर पर या जो स्थायी रूप से नौकरी करते हैं ऐसे अधिकारी होते हैं जिसमें प्रमुख सचिव होता है हर विभाग में। उसके नीचे सचिव होता है, फिर अतिरिक्त सचिव होते हैं, संयुक्त सचिव होते हैं, उप सचिव होते हैं, फिर क्लरिकल स्टाफ, सेक्शन ऑफिसर, मुख्य लिपिक, टंकक, चपरासी, ये सब एक कार्यालय में जो होते हैं ये सब होते हैं। इसको हम विभाग कहते हैं। और लोक निगम जो व्यावसायिक और व्यापारिक दृष्टि से बनाए जाते हैं, इनको स्वायत्तता दी जाती है। कानून बना करके इनकी शक्तियां, इनके दायित्व, इनके कार्य, इन सभी चीजों का उल्लेख कर दिया जाता है और एक व्यावसायिक दृष्टि रखते हुए उस संगठन के संचालन की, उस परियोजना के संचालन की जिम्मेदारी एक निर्देशकों के मंडल को सौंप दी जाती है। तो ये विभाग और लोक निगम हुआ। अब देखें इन दोनों में अंतर क्या होता है। सबसे पहले स्वतंत्रता की दृष्टि से विभाग स्वतंत्र नहीं होते, वे मंत्रियों के अधीन होते हैं, जबकि लोक निगम को स्वायत्तता दी जाती है। स्वायत्तता और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब होता है पूरी छूट नियमों के अंतर्गत। स्वतंत्रता भी स्वतंत्रता का पर्याय नहीं है। इनको स्वायत्तता दी जाती है। एक निश्चित सीमा के अंदर वे विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन कर सकते हैं, वो स्वायत्तता हुई। जबकि विभाग कभी भी स्वायत्त नहीं होते, वे मंत्रियों के अधीन होते हैं। दूसरा, नियंत्रण। विभागों में संसद और फिर मंत्रिमंडल का नियंत्रण होता है। किसी भी विभाग में कोई भी काम हुआ, कोई निर्णय हुआ, कोई नीति बनाई गई, उसके बारे में संसद में प्रश्न पूछा जा सकता है और मंत्री उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं। तो इस प्रकार से नियंत्रण की दृष्टि से प्रत्येक विभागों पर न केवल मंत्रिमंडल का अपितु मंत्रिमंडल के माध्यम से संसद का भी पूर्ण नियंत्रण बना रहता है। जबकि लोक निगम इस प्रकार के नियंत्रण से मुक्त होते हैं। इन पर विभागों का या मंत्रियों का नियंत्रण कम होता है। तीसरी चीज, वित्त की दृष्टि से प्रत्येक विभाग जो निर्धारित बजट है उस बजट के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए खर्च कर सकता है, उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकता और जो नियम कानून है उसी के अंतर्गत खर्च कर सकता है। यदि निश्चित तारीख तक, मतलब कि 31 मार्च तक विभाग ने उसको आवंटित पूरा पैसा खर्चा नहीं किया तो बाकी पैसा लैप्स हो जाता है। वो इस साल बचा करके अगले साल उसको यूज करेंगे, ऐसा नहीं होता। जबकि लोक निगम को इतनी स्वायत्तता होती है कि उसको जो बजट आवंटन हुआ या उसने जो बजट बनाया उस बजट को वह अगले साल के लिए भी रख सकता है। इस साल बचा करके अगले साल उस राशि का प्रयोग कर सकता है। फिर राजनीतिक दबाव। प्रत्येक विभागों में राजनीतिक दबाव होता है, जबकि ये राजनीतिक दबाव से मुक्त होते हैं। यहां पर कोई नेतागिरी और नहीं चलती, नेतागिरी विभागों में चलती है। फिर स्टाफ। विभागों में जो भी स्टाफ होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद यहां पर नियुक्त किए जाते हैं। इनकी पद स्थापना की जाती है। जैसे
सेंट्रल गवर्नमेंट के यूपीएससी और राज्य सरकारों के राज्य स्तर के राज्य लोक सेवा आयोग या अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन करते हैं, इन प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद यहां पर स्टाफ की नियुक्ति होती है। जबकि लोक निगम में ये पीएससी या यूपीएससी के माध्यम से सिलेक्शन नहीं होती, रिक्रूटमेंट नहीं होता, भर्ती नहीं होती, इनकी अपनी अलग व्यवस्था होती है। यहां पर भी परीक्षाएं होती हैं, लेकिन ये परीक्षाएं स्टेट पीएससी या सेंट्रल यूपीएससी के समान इनकी परीक्षाएं नहीं होती। फिर नागरिक सेवा की दृष्टि से इस विभाग के अंतर्गत काम करने वाले हर अधिकारी और कर्मचारी, इन सबको सिविल सर्विस का सदस्य माना जाता है, नागरिक सेवा के अधिकारी माने जाते, कर्मचारी माने जाते हैं। जबकि लोक निगम के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी सिविल सेवक या नागरिक सेवक नहीं माने जाते। कार्य पद्धति की दृष्टि से विभाग सभी प्रकार के नियमों और कानून के अधीन रहते हुए काम करता है। नियम और कानून का पालन करना इनके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी नियम कानून के बाहर जाकर के कोई काम करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। जबकि लोक निगम में नियम और कानून के संदर्भ में लचीलापन होता है, वो अपनी सुविधा की दृष्टि से नियम कानून में कुछ ढील भी दे सकते हैं और देते हैं। और अंतिम है लेखा परीक्षा की दृष्टि से विभाग जो भी खर्च करता है, सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उन खर्चों की जांच करता है, अनियमितताओं को पकड़ता है। कहीं भी कोई खर्च अनावश्यक किया गया, नियमों के दायरे से बाहर जाकर खर्च किया गया तो सीएजी उसके बारे में आपत्ति उठाता है और आवश्यकता पड़ी तो उस राशि की भरपाई सिविल सेवकों से की जाती है, जिम्मेदार लोगों से की जाती है। जबकि यहां पर भी ऑडिट होता है, लेकिन ये ऑडिट अपना प्राइवेट तौर पर करवाते हैं, किसी प्राइवेट सीए के पास जाकर के अपने समस्त खर्चों की ऑडिटिंग करवाते हैं। तो ये लोक निगम और विभाग में अंतर हुआ। अब देखें लोक निगम के प्रकार। सबसे पहले है विभागीय प्रबंध, डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट। कुछ विभाग ऐसे हैं जो स्वयं अपना कारखाना, अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं और उन कारखानों और फैक्ट्रीज में इन विभागों का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। विशेष करके सेना और प्रतिरक्षा से संबंधित जो फैक्ट्रीज होते हैं, ये डिपार्टमेंट रक्षा विभाग सीधे उसका संचालन करता है। जैसे भारत में सेना की व्यवस्था के लिए कि बंदूक बनाना, गोली बनाना, बारूद तैयार करना और फिर मिसाइल्स तैयार करना, ये तमाम जितने भी हैं ये सब के सब विभागीय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। इन पर सीधे रक्षा मंत्रालय या सैनिक या सेना का विभाग का सीधा नियंत्रण होता है। ये विभागीय प्रबंध कहलाते हैं। क्योंकि जैसे गोला बारूद बनाना किसी प्राइवेट एजेंसी को नहीं दे सकते। यदि प्राइवेट एजेंसी को देंगे या लोक निगम के अंतर्गत इनका उत्पादन होना शुरू हुआ तो अनेक प्रकार की गड़बड़ियां होंगी और वो गोला बारूद सेना को मिलने के स्थान पर किसी दूसरे को भी दिया जा सकता है। इसलिए इन ऐसे कारखानों पर, ऐसे फैक्ट्रियों पर सीधे विभाग का ही नियंत्रण होता है। इसे विभागीय प्रबंध कहते हैं। दूसरा संयुक्त पूंजी कंपनी। इसमें कंपनी कानून के अंतर्गत इन की स्थापना की जाती है। कंपनी कानून के अंतर्गत कानून बना करके इनकी स्थापना की जाती है और जिस काम के लिए वित्तीय या विदेशों से तकनीकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है उस दृष्टि से उसकी स्थापना की जाती है। जैसे भेल आप जानते होंगे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि बिजली के विभिन्न प्रकार के सामानों का निर्माण करता है। इसको विदेशी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है, तो विदेशी सहायता की आवश्यकता जहां पड़ी तो ऐसे कंपनी बनाई जाती है। इसी प्रकार से HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये इस कैटेगरी के अंतर्गत बनने वाली लोक निगम की संस्थाएं हैं। तीसरा है मिश्रित संयुक्त कंपनी। मिश्रित संयुक्त कंपनी के अंतर्गत किसी प्राइवेट
कंपनी को सरकार अधिग्रहित कर लेती है और फिर अधिक से अधिक उसके शेयर खरीद लेती है। गवर्नमेंट खुद इसके डायरेक्टर्स की और प्रबंध निदेशक की नियुक्ति करती है और जिस कंपनी का ये होता है उस कंपनी को भी ये कहती है कि तुम भी अपने कुछ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लो। इसमें सरकार द्वारा नियुक्त किए गए निर्देशकों की संख्या अधिक होती है और उस कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए निर्देशकों की संख्या कम होती है, जबकि सरकारी निर्देशकों की संख्या अधिक होती है। और इस प्रकार से संयुक्त पूंजी कंपनी, मिश्रित संयुक्त कंपनी इस प्रकार से बनाई जाती है। जैसे विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, यह विभिन्न प्रकार के जहाजों का निर्माण करता है। यह पहले एक प्राइवेट कंपनी थी, गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर किया। टेक ओवर करने के बाद उसके आधा से अधिक पर इसका अधिकार हो गया, शासन का अधिकार हो गया और प्राइवेट कंपनी को कहा कि तुम भी अपने निर्देशकों को नियुक्त करो। इस प्रकार से ये जहां पर सरकार और निजी कंपनी दोनों मिलकर के किसी निगम का संचालन करते हैं उसे मिश्रित संयुक्त कंपनी कहा जाता है। और चौथा है परिचालन ठेका। गवर्नमेंट कारखाना या फैक्ट्री बना देती है और उसका संचालन खुद नहीं करती, उसे ठेके पर किसी कंपनी को दे देती है, ठेके पर। तो वो कंपनी उसका संचालन करता है और सरकार को टैक्स देता है, या जो भी इनका एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट के अंतर्गत वह निजी कंपनी सरकार को पैसे देती है। इसे कहते हैं परिचालन ठेका। परिचालन मतलब चलाने के लिए ठेका दिया जाता है। ये चार प्रकार लोक निगम के होते हैं और विभिन्न प्रकार की सुविधा को देखते हुए, आवश्यकता को देखते हुए और विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए इन चारों प्रकार के लोक निगमों का निर्माण किया जाता है, इसकी स्थापना की जाती है। इसके बाद नियंत्रण व्यवस्था को देखें। लोक निगमों पर किस प्रकार का नियंत्रण होता है? नियंत्रण यहां पर दो प्रकार के होते हैं। एक, मंत्रिमंडलीय नियंत्रण। मंत्रिमंडलीय नियंत्रण के अंतर्गत मंत्रिमंडल या सरकार सामान्य नीति निर्देश जारी करती है, मतलब कि सामान्य नीतियों का निर्माण करके लोक निगमों की स्थापना करती है और कहती है ये तुम्हारी शक्तियां हैं, ये तुम्हारे कार्य हैं, दायित्व हैं, काम करो। तो ये लोक निगम उन नीति निर्देशों का उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि करते हैं तो उस संगठन में जो उच्च अधिकारी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो सदस्य होते हैं, उनको न केवल हटाया जा सकता है अपितु उनके विरुद्ध न्यायिक या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। तो ये मंत्रिमंडल का नियंत्रण होता है। दैनिक कार्यों में लोक निगमों पर सरकार का, मंत्रिमंडल का नियंत्रण नहीं होता। व्यापक तौर पर मंत्रिमंडल का इस पर नियंत्रण होता है। और दूसरा है संसदीय नियंत्रण होता है। मान लीजिए किसी लोक निगम के कार्य संतोषजनक नहीं हैं, लगातार घाटे में चल रही है, वह संगठन घाटे में चल रहा है, वहां पर भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही है, तो संसद में प्रश्न पूछा जा सकता है, संबंधित विभाग के मंत्री से चर्चा की जा सकती है, प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया जा सकता है और यदि सरकार ने आवश्यक समझा तो जांच समिति भी बना सकती है। उस संगठन के विरुद्ध जांच आयोग का गठन भी कर सकती है ताकि अनियमितताओं का पता लगाया जा सके। तो ये दो प्रकार के नियंत्रण मंत्रिमंडलीय और संसदीय लोक निगमों पर होते हैं, लेकिन ये विशेष परिस्थिति में ही ये नियंत्रण काम आते हैं। सामान्य परिचालन या दैनिक कार्यों के संचालन में मंत्रियों का, सरकार का, संसद का इन पर नियंत्रण नहीं होता। अब देखें दोष। लोक निगम के कुछ दोष होते हैं, स्वाभाविक है, सब में दोष होते हैं। देखें इसमें कौन कौन से। पहला है विभाग का अनावश्यक हस्तक्षेप। मान लीजिए गृह विभाग के अंतर्गत कोई लोक निगम की स्थापना की गई, तो गृह विभाग के अधिकारी, गृह मंत्री उस निगम पर अपना पूरा हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं।
ऐसा करो, ऐसा मत करो, वहां जाओ, वहां मत जाओ, इस प्रकार से अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं। और भारत में तो फिर हस्तक्षेप की तो कोई कहना की बात ही नहीं है। मंत्री तो अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं और ये सोचते हैं कि उनके अधीन जितने भी संगठन हैं वो सब के सब उनकी अपनी है। तो विभागों का अनावश्यक हस्तक्षेप होता है। दूसरा है राजनीतिक दबाव। राजनीतिक दबाव भी पुलिस जैसे संगठन में, प्रशासन के क्षेत्र में, सामान्य प्रशासन में, सब काम में हम राजनीतिक दबाव देखते हैं। तो लोक निगम कहां पर अलग हो सकते हैं? तो लोक निगमों पर भी राजनीतिक दबाव होता है, ऐसा करिए और ऐसा मत करिए। तीसरी चीज फिजूल खर्ची। लोक निगम में भी फिजूल खर्ची होती है, फिजूल खर्ची होती है। और फिजूल खर्ची मतलब कि ऐसा खर्च कर दिया जाता है कि आप उसको सोचे कि पानी में गया पूरा पैसा। चौथा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहें आप? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 1965-66 में मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन निगम बनाया गया था। इसके पहले 65-66 के पहले मध्य प्रदेश में जो भी बसें चलती थी वो सब प्राइवेट कंपनी चलाती थी। शासन ने एक परिवहन निगम की स्थापना किया, राज्य सड़क परिवहन निगम को इसने स्थापित किया और उसको कहा कि हम सरकार की ओर से यह निगम, मतलब कि निगम ही अब सभी बसों को चलाएगा। मध्य प्रदेश में 45 जिले थे उस जमाने में और 45 जिलों में अब राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें चलने लगी। और यह व्यवस्था समझिए कि छत्तीसगढ़ बनने के पहले तक थी। इन 35-36 वर्षों में पूरे प्रदेश में आवागमन का एकमात्र साधन हुआ करता था सरकारी बसें। लेकिन इन 35-36 वर्षों में जितने भी बसें चलती थी पूरी फुल चलती थी। जितने बैठ करके जाते थे उससे ज्यादा लोग खड़े होकर के बसों में सफर करते थे। कोई निजी साधन उस जमाने में नहीं हुआ करते थे। लेकिन इतना होने के बावजूद इन 35 वर्षों में कभी भी परिवहन निगम लाभ अर्जित नहीं कर पाया। वह हमेशा करोड़ों रुपए के घाटे में चलता रहा, करोड़ों रुपए के घाटे में चलता रहा। देखिए, अब जब छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने कहा कि हम सरकारी ये जो परिवहन निगम है उसको बंद करते हैं और प्राइवेटाइजेशन और निजीकरण करते हैं। उसने परिवहन व्यवस्था का निजीकरण किया। आज देखिए, हर 5-10 मिनट में कहीं भी जाने के लिए आपको निर्बाध गति से बसें उपलब्ध हैं और जितनी सड़कें नहीं उससे ज्यादा बसें हो गई हैं। लेकिन कभी भी ये बस कंपनियां घाटे में नहीं चलती, हमेशा लाभ कमा रही हैं। क्यों? भ्रष्टाचार। जब परिवहन निगम की बसें चलती थी तो नई से नई बसें 6 महीने में ग्राउंड में चली जाती थी, गाड़ी रुक जाती थी। उस जमाने में परिवहन बसों का खराब होना, कहीं पर रुक जाना, डीजल खत्म हो जाना, कहीं पंचर हो जाना, स्टेपनी नहीं, अनेक प्रकार की गड़बड़ियां हुआ करती थी। सब भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। आप देखिए, जब से इसका प्राइवेटाइजेशन हुआ है तब से कंपनियां, परिवहन कंपनियां, बस कंपनियां संपन्न होती जा रही हैं। तो भ्रष्टाचार लोक निगम में बिल्कुल होता है, स्वाभाविक रूप से होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में कम से कम लोक निगम हमेशा घाटे के सौदे रहे हैं। फिर कटु अनुभव। कटु अनुभव क्या है? एक और उदाहरण देता हूं। इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया, ये 2 कंपनियां थी। फिर उसको मर्ज करके एक कर दिया गया।
एक विमान के रख रखाव के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता पड़नी चाहिए, इसके बारे में अंतरराष्ट्रीय मानक है। एक विमान के रख रखाव के लिए 130 कर्मचारी होने चाहिए। और भारत में जब ये एयरलाइंस कॉरपोरेशन था तो एक विमान के संचालन रख रखाव के लिए 217 कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता था। आखिर ये जो 80 लोग ज्यादा रखे गए, 80-50 से ज्यादा लोग जो रखे गए, आखिर आप इनको वेतन तो देंगे। जब वेतन देंगे तो स्वाभाविक है करोड़ों रुपए, सालों साल इसका कर्जा बढ़ता गया, इसका घाटा बढ़ता गया, और सरकार जनहित के नाम पर इसको पोसती रही, पालती रही, चलाती रही। और जब सिर से ऊपर तक पानी आ गया तब सरकार ने इसका निजीकरण करने का निर्णय लिया। आज देखिए भारत में 10 प्राइवेट कंपनियां हैं हवाई सेवा के लिए। ये लोग कभी भी घाटे में नहीं रहते, बेईमानी करते तब घाटे में चलती हैं। और देखिए किस प्रकार से विभिन्न एरो कंपनियां लगातार फायदे में चल रही हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण क्या है, यदि सरकारी कर्मचारी है, कोई व्यक्ति सरकारी कारखाने में आदमी काम करता है तो वह ईमानदारी से काम नहीं करता, काम चोटाई करता है, बेईमानी करता है। जबकि प्राइवेट कंपनी में कोई भी व्यक्ति बेईमानी कर नहीं सकता, क्योंकि मैनेजमेंट की सीधी नजर रहती है ऐसे लोगों पर। बेईमानी करते कभी भी उनको पद से हटा देते हैं, लेकिन हम सरकारी नौकरी में एक बार आ गए तो हमको कोई हटा नहीं सकता। ये 10 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी करनी है, आराम से आ रहे हैं 11-12 बजे, 3 बजे चले जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। ये तमाम चीजें सरकारी संस्थानों में देखने को मिलती है, प्राइवेट संस्थानों में, प्राइवेट कंपनीज में नहीं। और इस दृष्टि से भारत में हमारा कटु अनुभव यह है कि जहां जहां पांव पड़े सरकार के तहां तहां बंटाधार। और अंतिम है कर्मचारियों की उदासीनता। कर्मचारी उदासीन होते हैं, काम नहीं करते हैं, बेईमानी करते हैं। ये लोक निगम के दोष हुए। वैसे सभी व्यवस्थाओं में गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। इनका उद्देश्य था, लोक निगमों की स्थापना का उद्देश्य यह है कि व्यावसायिक और व्यापारिक कार्यों को संपन्न करने के लिए इसी दृष्टि से एक संस्था का, एक निकाय का गठन किया जाए। भारत में जो संगठन, जो निकाय लाभ देते हैं उनको नवरत्न कहा जाता है। और इन नवरत्नों में जैसे भिलाई स्टील प्लांट, या जो पेट्रोल कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल की, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, भारत पेट्रोलियम की, ऐसे ऐसे कुछ, ONGC, तेल प्राकृतिक गैस आयोग, ये सब नवरत्न कंपनी के अंतर्गत आते हैं। ये सरकार को लाभ देते हैं। लेकिन हमारा कटु अनुभव यह है कि लोक निगमों के लगभग 60 से 70% संगठन हमेशा घाटे में चलते हैं। तो कम से कम भारत में तो लोक निगम को हम सफल नहीं कह सकते। ये है लोक निगम का अध्याय। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।